बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स मतलब हीमो ब्लड बेसिकली डायनामिक बैलेंस, ब्लड का बैलेंस जब जिस्म में डिस्टर्ब हो उसकी वजह से क्या डिसऑर्डर हो सकता है। हेमरेज हो सकता है, ज़्यादा खून बह रहा है, या एडीमा हो सकता है। फर्स्टली वो कहता है कि आपको दो टर्म्स का पता होना चाहिए, हाइपरीमिया और कंजेशन। अब लेमन टर्म में तो हम देखते हैं कि अच्छा इन दोनों में तो खून इकट्ठा हुआ है किसी भी टिश्यू में, तो हम उसे दोनों कहेंगे, लेकिन नहीं। हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर जो आर्टेरियूल्स हैं वो डायलेट हैं। आर्टेरियूल्स डायलेट है मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा आ रहा है और इसके नतीजे में टिश्यू रेड कलर का होगा, ठीक है। और अब आर्टेरियूल्स किस में डायलेट करते हैं हमें पता है, इन्फ्लेमेशन में करती हैं, और जिसमें एक्सरसाइज कर रहे होते हैं स्केलेटल मसल्स उसमें करते हैं। कंजेशन एक पैसिव प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, जिन वेन्स ने बाहर खून लेके जाना था वो नहीं लेके जा रही, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और इसके नतीजे में साइनोसिस होगी, नीला हो जाएगा। और अब जब यही क्रॉनिक जो कंजेशन है लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाएगी, क्रॉनिक हो जाएगी, तो क्या होगा, उन टिश्यूज़ की परफ्यूजन कम होगी जिसकी वजह से वो हाइपोक्सिया में जाएंगे, उनके ऑक्सीजन की कमी, और फाइनली सेल डेथ हो सकती है। सेल डेथ होती है तो वहाँ खाली करने के लिए जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है रिपेयर में फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस की वजह से वो जो वेसल्स थी, अब सारी बात उनमें स्कार बन गया तो इंट्रावेसिकल प्रेशर बढ़ेगा और वो हो सकता है कि ब्लड वेसल वहाँ से फट ही जाए जिससे वहाँ पे हेमरेज भी हो सकता है, राइट। मॉर्फोलॉजी में क्या है, अच्छा ये मैंने साथ वाली टर्म बताई है। मॉर्फोलॉजी क्या है कि हम किसी भी कंजेस्शन या हाइपरीमिक टिश्यू को काटेंगे तो उसके अंदर हमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो खून से भरी हुई नज़र आएंगी। तो एक्यूट में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी कि क्यों में पल्मोनरी, अगर पल्मोनरी है तो ब्लड वेसल्स कंजेस्टेड हुई, या फिर वहाँ पे हेमरेज भी हो सकता है अगर वहाँ पर उन पर खून ज़्यादा है, वो रास्ता बंद हो रहा है। तो क्रॉनिक में डिफरेंट होगा। क्रॉनिक में क्या है कि बार बार क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और रिपेयर साथ साथ चल रही है, तब वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी जिससे जो सेप्टा हैं वो थिक हो जाएंगे और नेक जो है फाइब्रोटिक हो जाएंगे। वहाँ पे अब क्या है, बार बार थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा है, राइट, और वो खून पहले भी रुका हुआ है। तो अब क्या है, खून की ब्रेकडाउन होगी, हीमोलिसिस से बनती है हीमोसिड्रिन, यानी हीमोलिसिस का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। अब इस हीमोसिड्रिन को वहाँ से खाली करने के लिए मैक्रोफेज आएंगे और वो मैक्रोफेजेस इस हीमोसिड्रिन को खा लेंगे और ये बन जाएगा मैक्रोफेजेस लेडन विद हीमोसिड्रिन, जिन्हें कहते हैं हार्ट फेलुअर सेल्स। यानी कि इंडिकेशन है कि अब यहाँ ये हार्ट फेलुअर की तरफ पेशेंट जा रहा है। और जब लीवर में बात करें, ये लंग्स की बात की, कहते हैं अगर एक्यूट हिपैटिक कंजेशन होगी, वही वेन्स बंद हुई हैं ना, तो अब क्या है कि अब भी वही कि जो आर्टेरियोल्स हैं वो थोड़ी क्या है कि वहाँ पे उनमें खून ज़्यादा इकट्ठा हुआ होगा, लेकिन वो आगे जो हाइपोक्सिया या नेक्रोसिस की तरफ भी जा सकती हैं, इसमें नहीं होगा। लेकिन क्रॉनिक में क्या होगा, अब तो जो सेंट्रल हमें पता है ना, हिपैटिक जो स्ट्रक्चर में हमने सेंट्रल वेन होती है, साइड में आर्टरी वगैरह होती है, तो सेंट्रल वेन है, अब ये कंजेशन है, इन सेल्स को नया खून नहीं मिल रहा, ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रही, तो ये सेंट्रल सेल्स बार बार नेक्रोसिस में जाएंगे, नेक्रोसिस में जाएंगे, नेक्रोसिस में जाएंगे, और क्रॉनिकली ये होता रहा। तो अब ये देखो जितने भी इसके सेंट्रल वेन्स के सेल थे, ये देखो नुक्ते नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे सेल्स नेक्रोसिस में चले गए हैं। वो सारा जो जहाँ जहाँ सेंट्रल वेन थी वहाँ एक गड्ढा बन गया है। इसे कहते हैं नट मैग अपीयरेंस, लीवर की नट मैग अपीयरेंस। इसके अलावा कहता है माइक्रोस्कोप में हम इसको देखेंगे तो वही नेक्रोसिस नज़र आएगी, हेमरेज नज़र आएगी, और यहाँ पे भी हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस आएंगी क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन की तरह। एडीमा, हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो 60% बॉडी वेट है पानी है, और उसका भी जो 2/3 है वो सेल्स के अंदर है, सिर्फ 1/3 है जो सेल्स के बाहर है। अब ये सेल्स के बाहर दो तरह से हो सकता है, राइट, यहाँ पे लिख लें। एक तो ये कि वो जो सेल्स के दरमियान टिश्यूज़ में स्पेसेस होती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, उनमें हो सकता है, या फिर जो मेन ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जा सकता है। तो एक्स्ट्रा जो सेलुलर है वो इंटरस्टिशियल हो सकता है या वेस्कुलर हो सकता है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो एडीमा है ये एक्चुअली में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है ना, इनके इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाए टिश्यू में, सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस थी, जैसे ही पेटोसाइट्स इकट्ठे पड़े हैं उनके दरमियान स्पेस में इकट्ठा हो जाए तो उसे एडीमा कहेंगे। और अगर जो है वेसल्स वाला जो फ्लूइड है वो किसी बॉडी कैविटी में इकट्ठा हो जाए तो इसे इफ्यूजन कहेंगे। और इफ्यूजन क्या है, सब टाइप्स हैं। अगर वो लंग्स के बाहर जो प्लूरल कैविटी होती है ना प्लूरा के साथ, तो वो जो प्लूरल कैविटी है उसमें इकट्ठा हो तो हाइड्रोथोरैक्स। अगर वो दिल के बाहर पेरिकार्डियम में इकट्ठा हुआ है तो हाइड्रोपेरिकार्डियम।
अगर ये पेट की पेरिटोनियल कैविटी है उसमें इकट्ठा होगा तो उसे एसाइटिस या हाइड्रोपेरिटोनियम कहेंगे। फाइनली कहते हैं कि जनरलाइज्ड एडीमा हो जाए पूरी बॉडी में तो उसे हम एनासार्का कहते हैं, कि ये इसके साथ साथ मार्क्ड स्वेलिंग होती है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की और बॉडी कैविटीज़ में भी ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया होता है। अच्छा, अब ये जो आगे टाइप्स है ना, ये टेबल एक्चुअली में ये इस टेक्स्ट की ही एक कॉपी है, इसकी समरी है। वो कहता है कि इस चीज़ को समझने से पहले आप एक चीज़ को समझो। देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ते आए हैं। तो क्या है कि एक ब्लड वेसल ये है और एक ब्लड वेसल ये है। इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा है। जब पानी के कतरे बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, जो भी चीज़ ज़्यादा हो वो प्रेशर लगाती है, तो ये पानी दीवारों पे प्रेशर लगाएगा। जब ये बहुत ज़्यादा होगा तो ये बहता हुआ कुछ बाहर की तरफ आएगा। तो जहाँ पे भी इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो, ब्लड वेसल के अंदर पानी ज़्यादा हो, अब ये किस जगहों में हो सकता है, ये इसमें हो सकता है कि जिसमें हार्ट का मसला है जिसकी वजह से वो तेज़ी से पंप नहीं कर रहा, खून वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, या कोई और भी डिसऑर्डर। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से डिसऑर्डर है। अगर ये हो, हमें पता है कि ब्लड के अंदर जो है ये इनके अलावा कुछ होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं या और चीज़ें हैं जो कि पानी को अपनी तरफ खींचती हैं, राइट। तो जहाँ पे भी ऑस्मोटिक, अब ये जब पानी को खींचती हैं तो एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाती हैं। अगर ये प्रोटीन्स ब्लड वेसल के अंदर कम और बाहर ज़्यादा हैं तो क्या होगा, ये पानी ज़्यादा खींच लेगा, जिसकी वजह से यह जो ब्लड वेसल के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है ना प्रोटीन्स के साथ, वो भी ये चीज़ें खींच लेंगी और बाहर चला जाएगा। तो एडिमा की दूसरी कॉज इसमें ब्लड वेसल से वो निकल रहा है, वो ये है कि अगर ब्लड वेसल के अंदर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, राइट। तो अब इन्हीं चीज़ों को वो डिटेल से बताता है। पहले वो ये बताता है कि अगर प्रोटीन पुअर फ्लूइड बाहर निकलता है तो हम उसे ट्रांसुडेट कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। और प्रोटीन रिच मतलब फ्लूइड के साथ प्रोटीन्स भी निकल रही हैं तो इसे हम एक्सुडेट कहते हैं, और ये अमूमन मेलिग्नेंसी या सिरहोसिस वगैरह जो क्रॉनिक स्टेट्स हैं उनमें होता है। अब एक्यूट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब खून के अंदर जो वेसल्स हैं उनके अंदर खून इकट्ठा हुआ है, किस चीज़ों में हो सकता है, डीवीटी डिस्टल वेनस थ्रोम्बोसिस में क्या है कि जो टांग की वेसल्स हैं, ब्लड वेसल है, उसके अंदर क्या है, एक थ्रोम्बस बन गया है। अब खून आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे खून इकट्ठा होता जाएगा जिससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। अब ये पानी जो है बाहर भेजेगा जिससे वेसल्स के बाहर भी पानी इकट्ठा हुआ, तो इसमें हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दिल तेज़ी से पंप ही नहीं कर रहा, तो पंप नहीं कर रहा, खून रुका रहा, तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब ज़्यादा हुआ खून बाहर चला गया। अब इसमें क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। और इसकी डिटेल थोड़ी वो इस फिगर में बताता है कि देखो जैसे हार्ट फेलियर का पेशेंट, तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि उसकी आउटपुट कम हुई, उसने खून बाहर कम भेजा जिसकी वजह से वो खून तेज़ी से आगे नहीं गया, तो सारी वेन्स जो हैं वो ब्लड से इंगोर्ज हुई हैं या कंजेशन हुई है उनमें, तो कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया और इसकी वजह से क्या होगा, एडीमा होगा। दूसरा वो कहता है कि चूंकि ये मैकेनिज्म हुआ है तो पूरी बॉडी के आउटपुट के साथ जो किडनीज में आउटपुट जाना है वो भी तो कम हुआ है, और उसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा। वो क्या करेगा, सोडियम को रिटेन करेगा, और हमें पता है जहाँ सोडियम होती है वहाँ पानी होता है, तो जब सोडियम रुकेगा तो वो पानी भी ज़्यादा रुकेगा। अब होना ये चाहिए था, किडनी ने समझा वो काम कर रहा है कि जिस्म में खून की कमी है, इस वजह से मसला आ रहा है, लेकिन उसने क्या किया, एक्चुअली में खून बढ़ा दिया। अब दिल तो बेचारा पहले ही काम नहीं कर रहा था, तो अब क्या होगा, खून की मिकदार, खून डाइलेट होता गया, पानी ज़्यादा इकट्ठा आ रहा है सोडियम के साथ साथ, खून फिर काम नहीं कर रहा, वो ज़्यादा वीनस कंजेशन हुई है, ज़्यादा एडीमा हो रहा है, और वो जो है बंदा वो फूल के अनासार्का की स्टेट में भी जा सकता है, राइट। तो ये एक्चुअली में एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय इन्होंने एक विशियस साइकिल क्रिएट किया है जिससे वो ज़्यादा डैमेज हो रहा है। दूसरा वो कहता है कि जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का मसला हो सकता है, जिसकी वो तीन चीज़ें ये बताता है कि जैसे आप माल न्यूट्रिशन के आप प्रोटीन्स खा ही नहीं रहे हो तो प्रोटीन बनेगी ही नहीं ना, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कैसे वो मेंटेन करे। लीवर का मसला है जिसकी वजह से वो प्रोटीन नहीं बना रहा जो एल्ब्यूमिन बनाता है, या फिर किडनी का मसला है और वो जितनी प्रोटीन बन रही है बाहर निकालती जा रही है प्रोटीन यूरिया की वजह से, यूरिन में प्रोटीन की वजह से। अब इन सब केसेस में क्या हुआ, प्लाज्मा की एल्ब्यूमिन कम हुई, और हमें पता है एल्ब्यूमिन ने ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करना था। अब ये नहीं मेंटेन होगा तो क्या होगा, सारा जो है फ्लूइड वो बाहर की तरफ जाता जाएगा और इसकी वजह से एडीमा हो जाएगा। तो ये स्टेट,
लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हमें पता है ब्लड वेसल्स में से जितना भी पानी निकलता है तो हमारा एक लिम्फेटिक चैनल है जो उस पानी को पकड़ता है और बाहर लेके आ जाता है दोबारा। तो अब अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम भी काम ना करे और वो ब्लड वेसल्स में ड्रेन ना करे तो उसमें भी एडीमा होगा। जैसे कि फाइलियरियासिस, इसमें क्या है कि इन्फेक्शन हुई और उसकी वजह से टांग और जेनिटेलिया बहुत स्वेल कर जाते हैं। इसकी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, ये देखो, ये एलिफेंटियासिस कहते हैं क्योंकि टांग एलिफेंट की टांग की जैसे हो जाती है और ये बड़ी ही गंदी डिजीज़ है और ये कॉमन भी है। और दूसरा, अगर ये जो ब्रेस्ट है इसके जो लिम्फ नोड्स हैं जिन्होंने ड्रेन करना था वो निकाल दिए तो अब ये देखो पाउडी ऑरेंज अपीयरेंस, जिस तरह माल्टे के ऊपर ये नुक्ते होते हैं ना, ऐसे देखो इसमें जगह जगह कितने नुक्ते हैं, इसे पाउडी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट कहते हैं कि लिम्फ जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट के काम हो गई है। अब जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होता है हमें पता है कि हम उसके जो है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स निकालते हैं और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का क्या काम था, उनका काम था आर्म की अपर लिम्ब की ड्रेनेज करना। अब अपर लिम्ब क्या होगा, पूरा जो आर्म है वो उसमें बहुत स्फेयर स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। और एट द एंड फाइनल जो डिसऑर्डर है वो है सोडियम की रिटेंशन, जो कि हमने पहले ही बात की है। जब सोडियम रिटेन होगा वो ज़्यादा पानी लेके आएगा, पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा और फिर से जो है वो ज़्यादा एडीमा होगा और ये रीनल फेल्यूर जो है एक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन सब में होता है। मॉर्फोलॉजी में वो स्पेसिफाई करता है कि जो सबक्यूटेनियस एडीमा है, सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के अंदर ही, स्किन ज़्यादा फूल गई है, अंदर बाकी कोई मसला नहीं है, उसमें डिपेंडेंट एडीमा ज़्यादा होता है। यानी कि जिन चीज़ों पे हम बैठते हैं लेटते हैं, क्या होता है हिप पे बैठते हैं तो यहाँ पे जो सैक्रम है उस जगह पे एडीमा होगा, डिपेंडेंट एडीमा हो जाएगा, या फिर जो पाँव है उसमें एडीमा हो जाएगा अगर वो ज़्यादा देर खड़े रहे हैं तो। और ये जो अपीयरेंस है ये पिटिंग एडीमा कराता है, सबक्यूटेनियस एडीमा। पिटिंग एडीमा, आपने एक जगह सूजी है ना तो आपने उंगली से ज़ोर से दबाया और कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ा तो वो क्या है कि कुछ देर आप देखें कुछ सेकंड के लिए वो उंगली का निशान वैसे का वैसे ही बना रहता है उसमें, तो उसे पिटिंग एडीमा कहते हैं। और आखिरी वो चीज़ कहते हैं कि जहाँ पे ये रीनल डिसफंक्शन होता है ना तो उसमें जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। तो जैसे आंखें गिर तो पेरी ऑर्बिटल एडीमा है, ऐसे पेशेंट की आंखें बहुत सूजी होती हैं। फाइनली वो कहता है कि एडीमा जो है वो पल्मोनरी यानी लंग्स का भी हो सकता है, ब्रेन का भी हो सकता है। और फीचर्स में वो यही बात कहता है कि जो सबक्यूटेनियस एडीमा है वो कार्डियक या रीनल डिजीज़ की वजह से होता है, पल्मोनरी अगर एडीमा होगा तो सांस का मसला आएगा, ठीक है। और अगर जो है लंग्स का जो है ब्रेन का एडीमा है तो उसकी वजह से अमूमन इतने क्लियर फीचर्स नहीं आते हैं, राइट। हेमरेज, ब्लड का वेसल में से ज़्यादा निकलना हेमरेज है। अब किस वजह से ज़्यादा निकलेगा, इंजरी या बहुत ज़्यादा हो गई है, या एंडोथेलियम ने जो मैकेनिज़्म अपना प्रोटेक्टिव करना था क्लॉट बनाने का वो मुतासिर है, या प्लेटलेट्स काम नहीं कर रही, या फिर जो है कोएगुलेशन फैक्टर्स उनका डिसऑर्डर है। इन सब में ब्लीडिंग जब होगी तो वो होती ही जाएगी। क्लिनिकली क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई, वहाँ पे कुछ देर बाद हीमाटोमा बना और वो वहीं पे रहा, तब ये बिल्कुल हो सकता है इसका कोई नुकसान ना हो कि टांग पे हुई थी रुके भी रहे खून, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यही अगर आपका जो है लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, दिल में एक्यूमुलेट हो जाए तो वो बड़ा ख़तरनाक है। और इसी की वो टाइप वो कहता है कि हीमाटोमा अगर वो ब्लड जो है थोरेसिक कैविटी में है तो हम इसे हीमोथोरैक्स कहेंगे, कार्डियम में है दिल के गिर ह्यूमोपेरिकार्डियम, जो है पेट में है ह्यूमोपेरिटोनियम, जॉइंट्स में है तो हीम आर्थरोसिस कहेंगे। नेक्स्ट देखो, क्लिनिकली जब भी किसी बंदे में ब्लीडिंग का डिसऑर्डर होता है तो उसकी बॉडी पे या पटीकी होता है या परपरा या एकीमोसिस। पटीकी ये बहुत छोटे छोटे 1 से 2 मिलीमीटर की जगह जगह लाल रंग के धब्बे होते हैं और यही धब्बे अगर 3 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा के होंगे तो उसे परपरा कहते हैं। अब ये जिस बंदे में ब्लीडिंग का मसला ज़्यादा है। और ये जहाँ पे एकीमोसिस, अब ये एक बड़ा ब्रूज ही हो जाता है 1 से 2 सेंटीमीटर या इससे भी बड़ा हो जाता है, तो वो इसमें कहता है कि जो एकीमोसिस है उसमें क्या है कि इसका कलर बड़े चेंज होते हैं। शुरू में क्या है कि वो जो ब्रूज है वहाँ खून निकला है तो वो रेड कलर का होगा, वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो टूट रही है तो वो रेड ब्लू कलर में चेंज होगा। अब वो टूट के बिलीरुबिन बन गई है तो ब्लू ग्रीन कलर का, और इवेंचुअली वहाँ पे हीमोसिड्रिन बन गई है
तो गोल्डन ब्राउन कलर का ये स्कार की अपीयरेंस आएगी। और वो टॉपिक कंप्लीट करता है ये कह के कि मज़ीद हेमरेज की डिटेल डिपेंड करती है कि किस जगह से खून निकल रहा है और कितना खून निकल रहा है, और अगर ये ख़तरनाक हो, बहुत ज़्यादा खून निकले, तो इंसान हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है।